प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर 2 चैप्टर डिस्कस किए जा चुके हैं बेटे, और दोनों चैप्टर का जो लिंक है आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज हम 3rd चैप्टर करते हैं और इसके अंदर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी लेक्चर के साथ हम 2nd यूनिट को ओवर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम 3rd यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। तो आर्टिकल का नाम हमारे पास आज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या होते हैं। ये पाया गया जब किसी कंडक्टर में से करंट चलता है तो वो कंडक्टर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी प्रभाव को तापीय प्रभाव का नाम दिया जाता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर देन इट गेट्स हीटेड, वो हीटेड हो जाता है बेटा, वो गर्म हो जाता है। एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या नाम देते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास अगर करूँ, मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसमें से कंटिन्यूसली यदि मान लेते आई करंट चलता है और टी टाइम के लिए यदि चलता है, टी कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, कितना ही भी हो सकता है टाइम, तो ये कंडक्टर जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाता है इस करंट के फ्लो की वजह से, और यही जो इफेक्ट होता है करंट का, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। व्हाई दिस इज सो? क्वेश्चन स्वाभाविक है, उठता हमारे दिमाग में कि करंट की फ्लो की वजह से कंडक्टर गर्म क्यों होता है। इसका कारण ये होता है, यदि हम बात करें इसके इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जैसे एक कंडक्टर है, करंट अगर इस तरफ जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास इस तरीके से इस तरफ मूव करेंगे, यूं अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इस तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ। तो बीच में जब ये चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, तो बीच में एटम्स और आयंस प्रेजेंट है, और जब ये मूव करेंगे तो उनके साथ कोलाइड करेंगे, भिड़ंत होगी इलेक्ट्रॉन की एटम और आयंस के साथ। और जब कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन कंटिन्यूसली हीट एनर्जी में चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वो लगातार हीट एनर्जी में बदलती रहती है, और यदि कंटिन्यूसली हीट एनर्जी में वो बदलती रहेगी तो उसी की वजह से ये कंडक्टर जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कारण था कि जब करंट फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, वो कंटिन्यूसली एटम्स और आयंस के साथ जो उनके रास्ते में प्रेजेंट है उनके साथ टकराते हैं, और टकराने के दौरान उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन कंटिन्यूसली हीट एनर्जी में चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो पढ़ लिया हमने कि करंट की फ्लो की वजह से कंडक्टर गर्म होता है, बट वो हीट एनर्जी पैदा कितनी होती है, कितनी हीट एनर्जी पैदा होती है, इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं? उसके लिए फिर हमारे पास एक लॉ होता है जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल क्या कहता है? जूल ने मैथमेटिकली बताया कि भाई इतनी हीट एनर्जी पैदा होगी कंडक्टर के अंदर। तो जूल्स लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट, now we discuss about this. Joule's law for heating effect of current, heating effect of electric current. कैसे करेंगे बेटे? इसको एक सर्किट के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये ए बी हमारे पास कोई कंडक्टर है, ए बी। अगर ये कंडक्टर है कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, तो मान लेते इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया इस कंडक्टर के द्वारा वो आर मान लीजिए। हमने इस कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाने के लिए इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जो मान लेते वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, और ये लीजिए जी दूसरा सिरा बैटरी का बी के साथ जोड़ दिया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें करंट चलना स्टार्ट करेगा, यूं चलेगा और ऐसे फ्लो करता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ जाएगा। मान लेते हैं जो करंट हमने फ्लो करवाया इसके अंदर, वो कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया बेटे? टी टाइम के लिए। आर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, आई इसमें से करंट फ्लो करता है, टी टाइम के लिए फ्लो करता है। तो जूल ये कहता है इट इज फाउंड दैट हीट एनर्जी अगर एच मान के चले जो प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरी बात ये कहता है
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोड थ्रू द कंडक्टर। उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने समय के लिए हमने इसको चलाया है करंट को सर्किट के अंदर। तो तीनों बातों को अगर यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। जब प्रोपोर्शनलिटी की इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमेशा की तरह भी कांस्टेंट आएगा के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड इन SI सिस्टम इट इज टेकन टू बी 1। जब मेजरमेंट SI सिस्टम में की जाती हो तो उस समय के को 1 लिया जाता है, तो इसलिए 1 पुट कर देंगे तो H किसके बराबर आएगा बेटे, I स्क्वायर RT। इतनी हीट एनर्जी यहाँ पे पैदा होगी जूल के अंदर। This is the amount of heat energy produced in a circuit in which current I is flowing and resistance of circuit is R and T is time for which current is flowed through the circuit। अब इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। जूल ने तो कह दिया कि इस तरीके से हीट एनर्जी पैदा होगी, बट मैथमेटिकली हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी प्रूव दिस, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे ये सर्किट है, इसमें करंट यदि I चलता है, T टाइम के लिए चलता है, तो यहां से चार्ज का फ्लो होगा यहां तक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो करेगा। तो टोटल जो चार्ज का फ्लो हुआ इतने टाइम के दौरान वो Q मान लेते हैं। क्या मान लेते बेटे, Q। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। टोटल इतने चार्ज का फ्लो हुआ था, इतने टाइम में हुआ था, तो I इज इक्वल टू Q बाई T। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। चार्ज कितना फ्लो करता है टोटल, Q। तो जो वर्क करवाया जाएगा यहां पे चार्ज के फ्लो के लिए, W, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इतने चार्ज का फ्लो हुआ, इतने पोटेंशियल डिफरेंस था, तो W इज इक्वल टू QV। तो इसलिए W जो वर्क यहाँ पे किया जाएगा दैट इज QV। Q की वैल्यू हमारे पास है IT, तो यूं कह सकते हैं हम VIT। लो जी, यही वर्क जो करवाया जाएगा ये हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे अपीयर होगा। तो हीट एनर्जी जो आ गई वो VIT आ गई जी। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो है वो IR के बराबर है, तो आप इस V की जगह IR पुट कर सकते हैं, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। लो जी, तो इसलिए ये ड्राइव हो जाता है फॉर्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो हमारे पास जो हीट एनर्जी पैदा होगी किसी भी सर्किट के अंदर, उसके लिए फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I स्क्वायर RT। यदि पोटेंशियल दिया गया, करंट दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं VIT अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। साथ में एक और भी बना सकते हैं आप लोग, क्या देखिए, H इज इक्वल टू VIT था, मैंने यहाँ पे V की जगह IR पुट किया। आप क्या कर सकते थे, I की जगह V बाई R भी तो पुट कर सकते थे इस इक्वेशन में। अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे I की जगह V बाई R, तो V इंटू V बाई R इंटू T, तो V स्क्वायर T बाई R। तो इसलिए जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा वो ये बनेगा V स्क्वायर T बाई R। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हीट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। I दिया, R दिया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, करंट दिया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे दिया तो ये चीज। नाउ द कंसेप्ट कम्स फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए कंसेप्ट अब हमारे पास आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल पावर? सिंपली पावर जो होती है वो होती है बेटे रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। जितना वर्क पर यूनिट टाइम किया जाता है वही तो पावर होती है। तो यहां जो हमने सोर्स जोड़ा हुआ है करंट के फ्लो करवाने के लिए, उस सोर्स के द्वारा वर्क किया जाएगा पर यूनिट टाइम करंट के फ्लो को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए, और जो वर्क वो पर यूनिट टाइम करेगा वही पावर होगी। तो इलेक्ट्रिक पावर P से हम इसको डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जितना वर्क पर यूनिट टाइम ये बैटरी करेगी करंट के कंटिन्यूस फ्लो करवाने के लिए, तो वही हमारे पास पावर होगी। अभी वर्क देखा था हमने, वर्क तो हमारा हीट एनर्जी के बराबर था, यही था। तो इसलिए पावर जो है वो हीट एनर्जी अपॉन टाइम बन जाएगी।
हीट एनर्जी अभी देखी थी वो थी I²RT/T, T से T कैंसल, तो इसलिए पावर कितनी आ जाएगी I²R, P = I²R। दूसरा हीट एनर्जी का फॉर्मूला ये था H = VIT। जब पावर निकालेंगे तो इसलिए क्या कर देंगे हम इसको T से डिवाइड कर देंगे तो ये पावर आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला VI बन जाएगा, T से T कैंसल VI। तीसरा फॉर्मूला वो खुद आप करना, वो आएगा V²/R। तो इसलिए पावर के तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे बन जाते हैं, P = VI = I²R = V²/R। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आप कोई सा भी अप्लाई कर दीजिए। एसआई सिस्टम के अंदर हम पावर को वाट के अंदर मेजर करते हैं। वाट इज द एसआई यूनिट फॉर पावर। छोटी क्लासेस से पढ़ते आते होंगे कि पावर जब भी मेजर की जाती है वाट के अंदर मेजर की जाती है। अब 1 वाट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ये लीजिए यहां से अप्लाई कर देंगे। क्या, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक करंट चलता हो 1 एम्पियर, V 1 वोल्ट कर दिया, I 1 एम्पियर कर दिया, तो 1 × 1 1, तो पावर कितनी आ जाएगी 1 वाट। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यदि किसी सर्किट पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें 1 एम्पियर का करंट चले, तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो पावर होगी वो 1 वाट बोली जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर का करंट चलता है, तो उस सर्किट की जो पावर है वो 1 वाट है। जो हायर यूनिट होती हैं वाट को मेजर करने की वो किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट जो होता है 1 किलोवाट के अंदर प्यारे बच्चों हमारे पास 10⁻³ वोल्ट होते हैं। मेगावाट यदि है तो 1 मेगावाट के अंदर 10⁻6 वाट होते हैं। तो इस तरीके से आप हायर यूनिट्स पे यूज कर सकते हैं। क्या, 1 किलोवाट = 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट = 10⁻³ वाट। कमर्शियल पर्पज के लिए हम जब पावर निकालते हैं तो मेगावाट का यूज करते होते हैं। जैसे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी पावर देखना मेगावाट में लिखी मिलेगी। हमारे गांव में भी है एक, ठीक, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़, उसकी पावर 1200 मेगावाट है। तो मीन्स क्या है उसकी पावर 1200 मेगावाट। तो यदि हम वाट में देखें तो उसकी पावर है 1200 × 10⁻6 वाट, यानी पर यूनिट टाइम इतनी जूल एनर्जी वो पैदा करता है। 1 सेकंड के अंदर इतनी जूल एनर्जी वो पैदा करेगा। ये पावर का मतलब होता है जी। फिर जो हमारी गाड़ियां होती हैं, ट्रैक्टर होते हैं, पानी वाली मोटर है, चक्की वाली मोटर है, इनकी पावर यदि मेजर करनी होती है तो उसके लिए एक यूनिट अलग से दी जाती है। वो यूनिट होती है हॉर्स पावर। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी HP, एंड 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर = 746 वाट। 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 यानी 746 वोट होते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं उनकी पावर को मेजर करने के लिए यूनिट यूज की जाती है। तो ये था पावर का कंसेप्ट। अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? The total amount of work done by the source to maintain the continuous supply of current in the circuit is known as its electrical energy. जो सोर्स हमने सर्किट के अंदर जोड़ा हुआ है, अगर वो कंटिन्यूसली फ्लो करवाता है करंट का, तो जितना टोटल वर्क उसके द्वारा किया जाएगा करंट के कंटिन्यूस फ्लो के लिए, वही टोटल वर्क क्या बोला जाता है बेटे? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोली जाती है। रिपीट करता हूं मैं, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन by the source to maintain the continuous supply of electric current in the given circuit is known as its electrical energy. उसको क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली है क्या ये? वो टोटल वर्क जो करवाया गया है
करंट के कंटिन्यूस फ्लो के लिए वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि E से लिखें तो E इज इक्वल टू W। बट हमने देखा था ये तो हीट एनर्जी के बराबर था वर्क तो, और यही क्या थे बेटे, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वट दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटे, आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। साथ में देख सकते हैं ये तो जी पावर थी, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बन जाएगी, पावर इनटू टाइम। सिंपल, पावर इनटू टाइम। और ऐसा सिस्टम में हम किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसको किस में मेजर करते हैं प्यारे बच्चों, किस में मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन जूल, जूल के अंदर मेजर की जाती है। बट जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने की, कमर्शियल यूनिट, वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर क्या, जब पावर को तो किलोवाट में मेजर कर रहे हो और टाइम को आवर के अंदर मेजर कर रहे हो तो वो कमर्शियल यूनिट बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। और यदि हम देखें किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये डेरिवेशन आप छोटी क्लासेस से करते आते हैं, करके देख लेना। 1 किलोवाट आवर के अंदर इतने ही जूल आएंगे मेरे बच्चों। जैसे घरों में बिजली की सप्लाई आती है और उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है, और हम ये बोलते हैं कि 20 यूनिट, 30 यूनिट, 50 यूनिट या 100 यूनिट का हमारा बिल आया हुआ है। तो वो एक यूनिट होती क्या है, एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी के बराबर होती है। 1 कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यानी एक यूनिट के अंदर आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और उसके लिए आपको बिल पे करना पड़ेगा। ये रेट वेरी करते हैं, खेतों की बिजली सबसे सस्ती होती है, 25 पैसे हमें पे करने पड़ते हैं एक यूनिट के लिए। फिर जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है उसमें वेरी करते हैं। पहली 100 यूनिट तक जो चार्ज लिया जाता है आई थिंक वो 4 रुपये 25 पैसे लिया जाता है। फिर आगे 300 यूनिट तक 5 रुपये 25 पैसे लिया जाता है। फिर आगे की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनके लिए आई थिंक 6.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और जो हमारे औद्योगिक के जितने भी संस्थान होते हैं, जितने भी कमर्शियल साइट्स होते हैं, इन पे जब सप्लाई की जाती है तो उसके लिए यूनिट जो है उसका रेट होता है 6.5 रुपये पर यूनिट, वो फिक्स होता है जी। तो ये था प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रिक मीटर जो बाहर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर ध्यान से देखना, उसमें स्ट्रिप होती हैं ऐसे, यूं स्ट्रिप 1 2 3 4, और बराबर में लिखा मिलेगा KWH। तो इन पे नंबरिंग है, उस नंबरिंग से ही हम पता करते होते हैं कि हमारे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम की गई है। तो इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो पावर मेजर नहीं करता, दैट नॉट मेजर्स द पावर, वो पावर नहीं मेजर करता, एक्चुअली इट मेजर्स एनर्जी, ये एनर्जी को मेजर करता है जी। ओके, तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास इसका कंसेप्ट। अब इसमें बचता क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एस्पेक्ट्स, कि रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बताने का प्रयास करूँगा, बाकी आप जो हैं जितने भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो समझ लेना। फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने टेक्स्ट के थ्रू डाउट्स ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं देखे होंगे आप लोगों ने, सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक रोड होती है पानी को गर्म करने के लिए, और साथ में इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिससे कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। तो वो सारे हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड होते हैं बेटा। किस पे बेस्ड हैं, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ये कैसे बेस्ड होते हैं, क्योंकि हीटर की कॉइल हो, चाहे इलेक्ट्रिक रोड हो, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेस के जो नीचे पत्ता लगा होता है, पत्ता बोलते हैं उसको हम, वो हो, वो निक्रोम से बनाया जाता है। निक्रोम एक अलॉय है जो किस का मिक्सचर है, निकिल एंड क्रोमियम का। तो इससे वो हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं।
क्यों बनाए जाते हैं इससे? इसकी 2-3 खास बातें हैं। सबसे पहली बात ये, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, यानी कितना ही भी ये गर्म हो जाए तो इजीली ये मेल्ट नहीं होता। नंबर तीसरी बात, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, तो इस पर जंग वगैरह नहीं लगता। नंबर चौथी बात, जो निक्रोम है इसको इजीली आप वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स डक्टिलिटी इज़ वेरी हाई, इसकी डक्टिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन 4 कारणों से हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो प्रेस हो उसके अंदर। और ये डिवाइस जो होते हैं ये हाई पावर डिवाइस होते हैं बेटे। क्या होते हैं? हाई पावर डिवाइस होते हैं। हाई पावर डिवाइस कैसे? अभी पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI, ये देख लीजिए। अब हमारी जो वोल्टेज आती है इंडिया के अंदर वो फिक्स होती है 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक। अगर इसको कांस्टेंट कर दिया जाए तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। अब इन डिवाइसेस के अंदर हम हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं, और हीट एनर्जी होती है H इज इक्वल टू I²RT। तो हीट एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कब होगी? कब होगी ज्यादा से ज्यादा? जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा से ज्यादा चले, क्योंकि H जो है I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीट एनर्जी तब ज्यादा होगी जब करंट बहुत ज्यादा हो, और अगर करंट ज्यादा होगा तो पावर भी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो इसलिए जब ऐसे कोई अप्लायंस आपने लगाया हुआ है घर में और उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो मीटर की तरफ देखना, उसमें जो लाल बत्ती फक फक इस बहुत तेजी के साथ ब्लिंक करती है, वो बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यदि बात की जाए, जो हाई पावर डिवाइस होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है लो पावर डिवाइस के मुकाबले। यदि हाई पावर डिवाइस हैं तो उनका रेजिस्टेंस लो पावर डिवाइस के मुकाबले कम मिलेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हाई पावर डिवाइस अगर हैं तो मीन्स उनमें करंट ज़्यादा चलता है, और करंट यदि ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे करंट का पोजीशन कम हुआ है ना, तभी तो करंट ज़्यादा चलेगा। और लो पावर डिवाइस मीन्स पावर कम, मतलब करंट उनमें से कम चलता है। करंट तो तभी कम चलेगा ना प्यारे बच्चों जब क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जो हाई पावर डिवाइस होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम मिलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उनमें चले, और लो पावर डिवाइस जो होते हैं उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उनका, ताकि उनमें से करंट कम से कम चले। ओके, ये था जी सबसे पहला एस्पेक्ट। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली हमारे पास ग्लास से बनाए जाते हैं। ग्लास का चेंबर, उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट, और इस तरीके से वो होते हैं। यहाँ ये स्प्लाइंग वायर होती है, इसमें से करंट आता है, टंगस्टन से फ्लो करता हुआ वापस चला जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट, ये तो ग्लो करता है, बट जो स्प्लाइंग वायर्स है वो प्रैक्टिकली इतनी गर्म नहीं होती। ऐसा कैसे? ये वायर्स कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, जो गुड कंडक्टर होते हैं। तो इनमें से जब करंट चलेगा तो इजीली फ्लो करेगा। ये रेजिस्टेंस कम है तो हीट एनर्जी कम पैदा होगी। बट जब यहाँ से पास करता है टंगस्टन के अंदर से, तो टंगस्टन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। और जब इसमें से वो पास करेगा करंट तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा होगी। और यदि हीट एनर्जी पैदा होगी तो वो इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टंगस्टन फिलामेंट वाइट लाइट छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इट एमिट्स वाइट लाइट। तो इसलिए बल्ब का जो फिलामेंट है वो तो ग्लो करता है, बट उस तक करंट को लेके जाने वाली जो स्प्लाइंग वायर्स है वो प्रैक्टिकली इतनी गर्म नहीं होती। ओके, फिर बात करते हैं जी तीसरा इफेक्ट हमारे पास। तीसरा कहाँ देखने को मिलता है? एक होता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर फ्यूज वायर क्या है? एक ऐसा छोटा सा अप्लायंस होता है जो किसी भी
इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। इट इज ए डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक डिवाइस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। स्ट्रॉन्ग करंट से इलेक्ट्रिक डिवाइस को बचाने के लिए हम जिस छोटे से अप्लायंस का यूज करते हैं उसको फ्यूज वायर बोलते हैं। जनरली ये एक अलॉय से तैयार की जाती है जिसके अंदर टीन और लेड होते हैं, टीन प्लस लेड। टीन 37% होता है और ये 63% होता है लेड। ये फ्यूज वायर इस तरीके से तैयार की जाती है। अब जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, सपोज कह लीजिए हमारी एसी है, ये लीजिए एसी, तो जो करंट लेके आने वाली वायर है, जैसे ये वायर है, तो हम इसके रास्ते में यहाँ पे फ्यूज वायर लगा देंगे और इस फ्यूज वायर के थ्रू फिर करंट किस में जाएगा, एसी में, और फिर इससे वापस आ जाएगा दूसरी वायर से। तो क्या होगा, ये क्यों लगाया जाता है? यदि इसको नहीं लगाते और बाई चांस करंट बहुत ज्यादा आ जाता, तो करंट बहुत ज्यादा आता तो बहुत ज्यादा करंट एसी में से पास करता, जिसकी वजह से हीट एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा होती, और हीट एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा होती तो हमारा जो 50 या 60 हज़ार रुपए का एसी वो बर्न आउट कर जाता। भाई हो गया ना नुकसान। लेकिन 5 रुपए की फ्यूज वायर ले आएगी मार्केट से, उसको यहाँ लगा दीजिए। अब अगर स्ट्रॉन्ग करंट आएगा तो स्ट्रॉन्ग करंट आने से क्या होगा बेटे, इसके अंदर भी हीट एनर्जी पैदा होगी, जिसकी वजह से मेल्ट करके गिर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, पिघल जाएगी, और पिघल के गिर जाएगी, यहां से गिर चुकी, सर्किट ओपन। वो करंट एसी तक तो पहुंचा ही नहीं। एसी क्या है हमारी, सेफ। 5 रुपए की फ्यूज वायर का जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उससे 50 हज़ार रुपए का डिवाइस हमारा सेफ बच गया। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, फ्यूज वायर हम यूज करते हैं। फ्यूज वायर में से इतना करंट तो चलता है जो एसी को चाहिए ऑपरेट करने के लिए, बट उससे फालतू यदि करंट आ जाएगा, उससे फालतू यदि करंट आता है तो फिर ये क्या कर जाती है, मेल्ट करेगी बेटा हमारे पास, क्योंकि इसकी एक रेटिंग होती है कि इतना करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये मेल्ट नहीं करेगी, बट उससे फालतू अगर करंट चलता है तो ये मेल्ट करके गिर जाती है और सर्किट हमारा ओपन हो जाता है। तो ये थे कुछ रूटीन लाइफ के हीटिंग इफेक्ट के बेटा जी हमारे पास एस्पेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक, आई होप आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप टेलीग्राम पे जाके अपना प्रॉब्लम्स टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और एक नई यूनिट के साथ जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सिंह। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।